दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर, गया समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इससे मेला घूमने की प्लानिंग कर रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 5 अक्टूबर को बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी पटना समेत कई जिलों में मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण आज बिहार के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। खराब मौसम के कारण बिहार के कई शहरों के दुर्गा पूजा मेले का मजा किरकिरा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के कई जिलों में बादलों का आना जाना जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में पीएचडी करने वाले छात्रों को सरकार के द्वारा हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आपको बता दूं कि हर महीने 10,000 रुपए का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई करेंगे। इसका लाभ सिर्फ उन छात्रों को ही दिया जाएगा जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिली है। खबर के अनुसार बिहार में पीएचडी करने के लिए पंजीयन कराने वाले शोधकर्ताओं के सामने सरकार के द्वारा यह शर्त भी होगा कि उनकी पीएचडी का शोध प्रस्ताव बिहार के विश्वविद्यालय में नामांकित होना चाहिए, तभी वे इसके पात्र माने जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया समेत 38 जिलों में भूमि विवाद खत्म करने को लेकर के सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। साथ ही साथ इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए कई तरह के निर्देश दिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भूमि विवाद की समस्या देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। जब बिहार में भूमि विवाद की अपराध दर 2.7 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। आपको बता दूं कि बिहार में भूमि विवाद की सघन मॉनिटरिंग के लिए विवादित स्थलों की GRM मैपिंग कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से लोग थाना, अंचल और जिला स्तर में के विवादित जमीन को देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के सरकारी शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को 3 हफ्तों का विशेष प्रशिक्षण ऑनलाइन के दौरान दिया जाएगा। इन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पोर्टल पर विधा अमृत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आधारित नवाचारी शिक्षण शास्त्र की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि 10 सिरों वाले दशानन रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन 15 सिर वाले लालू प्रसाद यादव के पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने कुछ अलग संदेश देने की कोशिश की है। यह पोस्टर राजद के ही नेता ने लगवाया है। पोस्टर को राजद के बिहार कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है। इस पोस्टर के बीच में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े तमाम दलों के केंद्र में दिखाने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर में भाजपा के विरोध में खड़े सभी नेताओं को शामिल किया गया है। लालू प्रसाद यादव को जोड़ ले तो फिर कुल नेताओं की संख्या 15 है। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के अलग अलग सिर के रूप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन सहित अन्य नेता शामिल है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यही वह तस्वीर है। इस तस्वीर में संदेश ये है कि सभी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन और जदयू के चुनाव चिन्ह तीर की चर्चा करते हुए कहा गया है कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाया जाएगा। पोस्टर के एक हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर है। मोदी के बारे में लिखा गया है कि ये किसी की नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं। अमित शाह को इंसान से इंसान को लड़ाने वाला बताया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को कृष्ण तो नीतीश कुमार को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया समेत कई जिलों में डेंगू का कहर जारी है। हर दिन डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। खबर के अनुसार पटना और नालंदा जिले में डेंगू के सबसे बुरे हाल नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पटना में अब तक डेंगू के 1806 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि नालंदा में अब तक डेंगू के 436 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में अब तक डेंगू के 13 मरीज मिले हैं, जिसमें 11 ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस बार मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में डेंगू डंक मार रहा है। उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले को मिला दे तो फिर यहां डेंगू के 66 नए मरीज सामने आ चुके हैं। जब बिहार के पूर्णिया, कटिहार और बांका में भी डेंगू ने डंक मारना शुरू कर दिया है। जब वही बात अगर गया जिले की करें तो फिर यहां भी डेंगू अपना पांव पसार रहा है। जब गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 11 दिनों के अंदर डेंगू के 20 नए मरीज की पहचान की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटा करके आम आदमी को राहत दी है। जब पटना, पूर्णिया, जहानाबाद, गोपालगंज, बेगूसराय, हाजीपुर समेत अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। हालांकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया समेत अन्य कुछ जिलों में तेल के दाम में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में कल पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। जब पूर्णिया में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, बिहार शरीफ, नवादा, सीतामढ़ी और हाजीपुर में भी तेल की कीमतों में कमी आई है। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल के रेट में 40 पैसे और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जब गया में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का दाम 4 पैसे और डीजल के 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इसके अलावा अररिया, बांका, भभुआ, खगड़िया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम, छपरा और बेतिया में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के मकसद से एक बड़ा फैसला किया है। जब सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में लोगों को काफी फायदा होगा। दरअसल सीबीआईसी ने खाने वाले तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यानी कि कम करने के लिए उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट जारी रखने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि त्योहारी सीजन में देश में खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस दौरान तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ये उपभोक्ताओं के लिए एक झटके की तरह होगा। हालांकि अब सरकार की ताजा फैसले के बाद अब उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। यह सरकार की ओर से रविवार को कहा गया है कि खाद्य तेलों के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट अगले 6 महीने यानी कि साल 2023 के मार्च तक जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया है। रेलवे ने 500 से ज्यादा ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस बारे में जानकारी दी गई है। रेलवे की नई समय सारणी में करीब 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की रफ्तार तेज कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। रेलवे के मुताबिक 65 जोड़ी ट्रेन को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला गया है। जब मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक कुल मिलाकर के सभी ट्रेन की औसत गति में करीब 5% की वृद्धि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कई समाचार वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी टीवी चैनल को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वे ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। ये दिशा निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों को सख्त हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। सरकार ने कहा है कि दिशा निर्देश के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की यह पहली परीक्षा होगी। बीजेपी का साथ छोड़कर के जेडीयू के तेजस्वी यादव की आरजेडी समेत अन्य दलों के समर्थन में सरकार बनाने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। जब बिहार उपचुनाव 2022 में बीजेपी के लिए खुला मैदान है। इन दोनों सीटों पर एक तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वाम दल मिलकर के लड़ेंगे, तो
वहीं बीजेपी अकेले पूरे महागठबंधन को टक्कर देंगी। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का गर्व मानी जाती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की AK-47 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आ गई है। जब मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है, भले ही वे अभी जेल में हैं, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थन प्राप्त होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए निकले थे। सीएम का इंतजार करते पत्रकारों ने उन्हें रोका और पूछा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक से नीतीश कुमार के तेवर बदल गए। हाथ झाड़ते हुए नीतीश कुमार बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन बोलने के बाद नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठे और फिर निकल गए। बिहार के एक कैबिनेट मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। पूरे देश में चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री हाथ झाड़ते हुए निकल गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद नए सियासी समीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रतिमा ने नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को टेंशन में डाल दिया है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सबसे पुराने पूजा पंडाल में इस दफे नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगाई गई है। जाहिर है पूरे जिले में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जब नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ में पुल पर दुर्गा पूजा समिति शहर की सबसे पुरानी पूजा समिति मानी जाती है। जहाँ स्थानीय लोग बताते हैं कि पुल पर मोहल्ले में नवरात्र के मौके पर पिछले 265 साल से प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यह सबसे पुराना पूजा पंडाल होने के कारण यहां हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लोग पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। दरअसल बिहार शरीफ के पुल पर चौराहे के पास बने पूजा पंडाल में इस बार दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के साथ साथ एक और काम कर दिया गया है। इस पंडाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिमा लगाई गई है। भव्य पूजा पंडाल में देवी की मूर्ति की मनमोहक प्रतिमा के साथ ही नरेंद्र मोदी की मूर्ति देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि नकली दवाओं पर अब जल्द ही नकेल कसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब QR कोड से पता चल जाएगा कि दवा नकली है या फिर असली, जहां आप ये आसानी से पता कर सकते हैं। अब कंज्यूमर जल्द ही ये जांच कर पाएंगे कि जिस दवा को उन्होंने खरीदा है वह सुरक्षित है या फिर नकली तो नहीं है। सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के उपयोग को रोकने के और फिर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस्ट व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत पहले चरण में दवा कंपनियां सबसे अधिक बिकने वाली 300 दवाओं की प्राथमिक उत्पाद पैकेजिंग लेवल पर बारकोड या फिर QR कोड को प्रिंट करके चिपकाएगी। जब प्राथमिक उत्पाद पैकेजिंग में बोतल, कैन, जार या फिर ट्यूब शामिल है, जिसमें बिक्री के लिए दवाएं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि दीपावली, छठ के मौके पर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबाला से सहरसा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का संचालन किया जाएगा। खबर के अनुसार इस ट्रेन के संचालन होने से सहरसा, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये ट्रेन बिहार के मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2 माह के भीतर महागठबंधन सरकार के दूसरे दागी मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा तूफान के आने की आहट है। अब लालू प्रसाद यादव के विश्वास पात्र जगदानंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मूंछ की लड़ाई है। सुशील मोदी ने कहा है कि जगदानंद और उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने खुल करके नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप को फेल बताया है। कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की बात करके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पोल खोली और मंडी कानून खत्म करने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अगले साल 2023 में मुख्यमंत्री बनाने की डील सार्वजनिक करने की कीमत जगदानंद सिंह के बेटे को मंत्री पद का बलिदान करके चुकाना पड़ा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने और फिर राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने पर राजद की फर्स्ट फैमिली के परम विश्वासी जगदानंद सिंह ने पर्दे के पीछे से सरकार चलाई थी। अब देखना यह होगा कि जगदानंद और नीतीश कुमार के बीच टकराव में किसे झुकना पड़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब गुरुजी की मौज मस्ती नहीं चलेगी। यह क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अब इसको लेकर यानी कि इसको सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया है।
तो बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जैसे सभी 90,000 स्कूलों में नियमित कक्षा संचालन पर विशेष जोर होगा, जहां खास तौर से पहली से 8वीं तक के करीब 1.25 करोड़ बच्चों को स्कूल की हर घंटे में पढ़ाया जाए। इसको लेकर के अधिक सजगता बरती जाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निर्देश पर विभाग इस नए टास्क को जमीन पर उतारने की कार्य योजना बनाने में जुट गया है। जल्द ही इसको लेकर के विभाग से सभी जिलों को विशेष निर्देश भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में कक्षा संचालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक या फिर विद्यालय प्रधान विभाग की कार्रवाई के रडार पर होंगे। दोस्तों, ये जो आप क्रिकेटर देख रहे हैं, ये क्रिकेटर सीआरपीएफ का सिपाही बनने के लिए 3 बार परीक्षा में फेल हुआ था। आज ये क्रिकेटर टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दूं कि ऑटो चलाकर के परिवार चलाने वाले पिता चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुकेश कुमार ने 3 दफे सीआरपीएफ में सिपाही की नौकरी के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं कर पाए। बिहार के गोपालगंज जिला के एक छोटे से गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का सिलेक्शन अब टीम इंडिया में हो गया है। मुकेश को अब अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन देखने के लिए उनका पिता जीवित नहीं है। रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 अक्टूबर से होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है, जिसमें मुकेश कुमार को पहली बार जगह दी गई है। मुकेश कुमार मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिला का रहने वाला है। वैसे तो ये बंगाल से रणजी क्रिकेट खेलते हैं। मुकेश के टीम इंडिया में चयन के बाद बिहार के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। इस टीम में पटना के ईशान किशन का भी चयन हुआ है। टीम इंडिया में ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के 2 खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे। एक समाचार एजेंसी से फोन पर बात करते हुए मुकेश कुमार ने कहा है कि उन्हें अपने पिता स्वर्गीय काशीनाथ की याद आ रही है। काश वे ये दिन देख पाते। मुकेश कुमार ने कहा है कि उनके पिता कोलकाता में ऑटो चलाया करते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़े। वे चाहते थे कि मुकेश सरकारी नौकरी करे। अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही मुकेश सीआरपीएफ में जाना चाहते थे। पश्चिम बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले मुकेश तेज गेंदबाज हैं। मुकेश ने हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने इस 4 दिवसीय मैच में 4 विकेट लिया था और सीरीज में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनकर के उभरे थे। इसके बाद बीसीसीआई की नजर मुकेश पर टिकी हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि दशहरा के बाद मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि 6 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। आउटडोर में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर इमरजेंसी एवं इंडोर में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने बताया है कि 6 अक्टूबर को डॉक्टर द्वारा ओपीडी बहिष्कार किए जाने का समर्थन डेंटल हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन ने भी किया है। उन्होंने बताया है कि चिकित्सकों ने कार्य की अवधि के निर्धारण, बायोमेट्रिक्स के उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य सेवा के आकर्षणहीन होने, कार्यस्थल पर कार्य करने में असुविधा, असुरक्षा बरते, अप्रशासनिक अपमानजनक व्यवहार, कम वेतन, पदोन्नति के अभाव से उब करके 705 डॉक्टर नौकरी छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इससे बिहार को एक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। शराबबंदी के कारण बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। यह कहना मेरा नहीं है, बल्कि आईआरसीटीसी की अधिकारी का कहना है। लेकिन अब आईआरसीटीसी के पूर्वी क्षेत्रीय के ग्रुप एमडी जफर आजम ने कहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया ही नहीं है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। हालांकि इससे पहले पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जफर ने कहा था कि शराबबंदी के कारण बिहार को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि जफर आजम ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल है। जब बिहार में विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं, जब बिहार सरकार अगर चाहे तो फिर पर्यटन से हजारों करोड़ों डॉलर कमा सकती है। हमारे लिए जैसे पानी है वैसे विदेशी पर्यटकों के लिए शराब है। अगर आप चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए तो फिर उनके हिसाब से खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया ही नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा पाकिस्तान यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली है। मनोज झा को अक्टूबर में ही अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर जाना था। दरअसल उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सांसद मनोज झा ने दी है।
उन्होंने कहा है कि उनकी प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। 23 अक्टूबर को लाहौर में आसमां जहांगीर की याद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा में राजनीतिक दलों की भूमिका को संबोधित करने जाना था। ये यात्रा उन्हें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई में भारतीय राजनीतिक दलों की महान परंपरा को रेखांकित करने का मौका देती है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों इस बात की चर्चा तेज थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार फोन किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने उनसे बात नहीं की, यानी कि फोन रिसीव नहीं किया। इसी चर्चा के बीच बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिल्ली जाकर के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। संजय झा ने इस मुलाकात के दौरान सिंधिया को बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों की न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि बिहार सरकार अपनी तरफ से इस दिशा में क्या कुछ कर रही है इसके बारे में प्लान बताया है। दरअसल संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें बिहार के विभिन्न एयरपोर्ट की अदंत स्थिति तथा वहां राज्य सरकार द्वारा कराए गए या फिर कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, साथ ही वहां की जरूरत एवं मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के अनुरोध किया है। हाल के दिनों में चर्चा में आए पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए संजय झा ने अनुरोध किया है कि इस जमीन पर पूर्णिया एयरपोर्ट की संरचनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएं। गया एयरपोर्ट जो कि बिहार की एक बड़ा एयरपोर्ट है, वहां से उड़ानों की संख्या अत्यंत कम है। संजय झा ने उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया है कि गया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा बढ़ाने पर विचार किया जाए। दोस्तों त्योहारी सीजन आते ही ट्रेनों में खचाखच भीड़ हो जाती है। दुर्गा पूजा के साथ ही देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और अब दीपावली और छठ का इंतजार है। ऐसे में ट्रेनों में एक बार फिर से भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन त्योहारों पर दूसरे राज्यों में काम कर रहे अथवा नौकरी करने वाले लाखों लोग अपने गृह राज्य में आते हैं। बिहार जाने वाले ट्रेनों की स्थिति त्योहारी सीजन में और भी खराब हो जाती है। एक तो इसमें खचाखच भीड़ होती है और दूसरा ये कि करीब हजारों किलोमीटर की दूरी होने की वजह से ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है। हालांकि देश में एक ऐसी ट्रेन है जो इस सफ़र में लगने वाले समय को आधी कम कर सकती है। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार में चलती है तो फिर बिहार से दिल्ली की दूरी महज 5 से 6 घंटे की हो जाएगी, यानी कि मौजूदा समय से आधे में दिल्ली से पटना अथवा पटना से दिल्ली पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 2021-22 में ग्रामीण जलापूर्ति की क्रियाशीलता को लेकर के एक सर्वे किया है। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नल जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार में 89% घरों में नियमित नल जल पहुंच रहा है, वहीं इसके लिए राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 712 जिलों के 13,299 गाँव में जाकर के 3 लाख परिवारों के बीच नल जल को लेकर के ये सर्वे किया है, जिसके बाद बिहार में देखा गया है कि जलापूर्ति पहुंचाने में कई बड़े राज्यों से बेहतर है। साथ ही बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक नल जल योजना का लाभ लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता पर आकलन कराया था। जहां आकलन की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 89% परिवारों को नल का जल मिल रहा है। वहीं 89% घर ऐसे हैं जहां जलापूर्ति में हर दिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी पहुंचाया जा रहा है। 84% परिवार ऐसे हैं जहां 7 दिन पानी दिया जा रहा है, तो फिर वही 97% घरों को शुद्ध पानी मिल रहा है। बिहार सरकार नल जल योजना को 100% पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठक कर रही है। पीएचईडी और फिर पंचायती राज विभाग के मुताबिक बाकी बचे हुए 1% काम को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस की गुटबाजी खुल करके सामने आ गई है। जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव और राजस्थान के संकट के बीच पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के विरोधी पार्टियां हमलावर हैं, तो फिर वहीं कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ है, इसे लेकर के विरोधी पार्टियों के सवाल का अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां गिनाई है और राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हुआ कि रामदेव भी नेहरू गांधी परिवार की प्रशंसा करने लगे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आरएसएस को भी निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये असर हुआ कि मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे में जाने लगे हैं। उन्होंने महंगाई और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर भी आरएसएस को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि आरएसएस की महासचिव दत्तात्रेय भोसले को भी देश में बढ़ती गरीबी, अमीरी और गरीब के बीच बढ़ती खाई और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब हाल ही में दत्तात्रेय भोसले ने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई थी। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों दिल्ली की एक जामा मस्जिद का दौरा किया था। मोहन भागवत ने मदरसे में जाकर भी शिक्षा ले रहे बच्चों से बात की थी। यह पहला अवसर था जब मोहन भागवत किसी मस्जिद या फिर मदरसे में पहुंचे थे। आपको बता दो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कन्हैया कुमारी से कश्मीर की पद यात्रा पर निकले हैं। अभी वह पद यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजीपुर से बलिया से लेकर के बिहार के बक्सर तक 4 लेन हाईवे बनाने की तैयारी की जा रही है। इस हाईवे के निर्माण होने से बिहार से उत्तर प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए इस हाईवे को बनाने का प्लानिंग तैयार की जा रही है। इससे लखनऊ और पटना के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। आपको बता दूं कि गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश बिहार सीमा हाईवे बनने से दक्षिण बिहार से दिल्ली की दूरी भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ बिहार के लोगों को सड़क मार्ग से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इससे बिजनेस व्यापार करने वालों को भी फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा की शुरुआत के साथ ही बिहार में विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां प्रशांत किशोर के बीजेपी का एजेंट बताया तो फिर वहीं बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू ने सोची समझी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रशांत किशोर की यात्रा की फंडिंग कर रही है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ललन सिंह भी एक बार नीतीश कुमार के अंतरिका दांव खेल गिनने के लिए चले थे, लेकिन बाद में जाकर के उन्हीं से मिल गए थे। जो खेल कभी ललन सिंह ने खेला था, आज वही खेल प्रशांत किशोर के जरिए खेल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि ललन सिंह खुद को बहुत ज्ञानी आदमी समझते हैं, लेकिन एक बार खुद वे इतने हताशे में चले गए थे कि नीतीश कुमार के आंतरिका दांत गिनने के लिए चल दिए थे। उस समय यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। नीतीश कुमार कहते थे कि ललन सिंह जितना उनके खिलाफ बोलेंगे उनका वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। 2010 के चुनाव में ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना रहे थे, लेकिन बाद में उनसे माफी मांग करके गले मिले। दोस्तों बात करते हैं कि एक्टर पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। अब पंकज त्रिपाठी देश के मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे और जनता के बीच उनके मत के महत्व के बारे में बताएंगे। ये घोषणा चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान की गई है। एक्टर पंकज त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इससे पहले पंकज त्रिपाठी को बिहार का आइकॉन बनाया गया था। इस अवसर पर पंकज त्रिपाठी ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि जिम्मेदारी से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी की देश में लोकप्रियता और फिर युवाओं के बीच उनके फेम को देखते हुए ये निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पैटर्न में लगातार सुधार करने में जुटे हैं। अब बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की सैद्धांतिक विषयों की मुख्य परीक्षा में सामान्य छात्रों की तुलना में दिव्यांग परीक्षार्थियों को रियायत देते हुए उनके अनुकूल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परीक्षा में सामान्य छात्रों की अपेक्षा यानी कि सामान्य छात्रों की तुलना में दिव्यांग परीक्षार्थियों को 20 मिनट अलग से समय दिया जाएगा। इनमें वैकल्पिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चों से डायग्राम और मैप की जगह उतने ही नंबर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें जमीन पर बैठा करके परीक्षा देने और फिर लेखक की भी सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं कि परीक्षा में कुछ प्रश्न लघु और दीर्घ पूछे जाते हैं, जिसे हल करने में दिव्यांग छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है और वे परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए समिति ने विद्यालयों को वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। साथ ही परीक्षा के दौरान कई छात्र ट्राई साइकिल से आते जाते हैं, उन्हें बेंच पर बैठने में दिक्कत होती है। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूरन
उन्हें उसी ट्राई साइकिल पर बैठ करके परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे में समिति ने दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा कक्ष में जमीन पर बैठ करके परीक्षा दिलाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, किशनगंज से बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम के नए प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी करके उन्हें जानकारी दी है। जब नए जिम्मेदारी मिलने पर डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें जो नई जिम्मेदारी दी है वह अपने कर्तव्य पर खरा उतरेंगे। सिक्किम प्रदेश में संगठन के लोगों को एक साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये बातें डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जयंती पर बिहार दौरे पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिहार की धरती से बिगुल फूंका था, लेकिन आज जदयू और आरजेडी उनके आदर्शों पर न चल करके महागठबंधन बना करके कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एक नया बदलाव की आहट है, उसको साकार करने के लिए गृह मंत्री बिहार दोबारा आ रहे हैं। नए जिम्मेदारी मिलने पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है अपने कर्तव्य पर खरा उतरेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के युवा अपने हुनर का परचम विदेशों तक लहरा रहे हैं। जब बिहार के विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले छात्र लगातार नए नए प्रयोग करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको राजा राम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लगातार सुर्खियां में बने हुए हैं। गौरतलब है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी राजा राम ने लगातार 3 अनोखा प्रयोग किया है, जिसकी जमकर की तारीफ हो रही है। राजा राम ने देश के जवानों के लिए डिवाइस तैयार करके सुर्खियां बटोरी थी। उनके द्वारा कचरे से बनाई गई इलेक्ट्रिक बाइक की भी खूब सराहना हुई थी। वहीं अब राजा राम के कबाड़ से बिजली बनाने के प्रयोग की काफ़ी तारीफ हो रही है। जब भागलपुर के दिहाड़ी मजदूर के बेटे राजा राम ने पहले कबाड़ से इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर आर्मी के लिए लैंड माइंस से बचने वाला जूता बनाया, अब उसने कचरे से बिजली उत्पादन किया है। यह 10वीं पास 17 वर्षीय छात्र राजा राम ने मीडिया कर्मी के सामने प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने एक लोहे का डाला बना करके उसमें तार जोड़ा और फिर बैटरी और बल्ब को भी जोड़ा। इसके बाद राजा राम ने डाला में कचरा जलाया, जिसमें बिजली पैदा हुई और उससे बैटरी चार्ज हुई और बल्ब भी जल गया। राजा राम ने कहा है कि कचरे को हम लोग फेंक देते हैं, मैंने कचरे को सही दिशा में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि कचरे में प्लास्टिक वगैरह जलने से प्रदूषण बढ़ता है। जब सरकार मदद करे तो इस प्रयोग में कुछ सुधार किया जा सकता है। आपको बता दूं कि राजा राम इससे पहले कबाड़ से इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी और उसने देश के जवानों को लैंड माइंस से बचने के लिए एक जूता बनाया था। राजा राम का दावा है कि उनके द्वारा बनाए गए जूते पहने हुए अगर आर्मी जवानों का पैर अगर लैंड माइन में पड़ते हैं तो फिर ब्लास्ट नहीं होगा, जहाँ वहीं अगर दहशतगर्द का पैर पड़ेगा तो फिर लैंड माइन्स ब्लास्ट कर जाएगा। राजा राम ने बाकायदे वीडियो पर अपने एक्सपेरिमेंट को साबित करके दिखाया है। जब मीडिया कर्मियों ने उसके द्वारा बनाए गए लैंड माइन्स पर पैर रखा तो फिर ब्लास्ट कर गया, जब राजा राम ने खुद पैर रखा तो फिर लैंड माइन्स ब्लास्ट नहीं हुआ। राजा राम ने कहा कि मैंने अपने द्वारा बनाया हुआ जूता पहन करके लैंड माइन्स पर पैर रखा था, इसीलिए ब्लास्ट नहीं हुआ है। वहीं दूसरे के द्वारा पैर रखने पर ब्लास्ट इसीलिए हुआ क्योंकि उसने जूता दूसरा पहना हुआ था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।